नमस्कार, मैं शारदा चौधरी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज अपन जिस बिंदु पर चर्चा करेंगे उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको अपन यूएनओ भी बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि इसकी स्थापना किस समय हुई, क्यों की गई, उस समय की जो वैश्विक परिस्थितियाँ थी वो कैसी थी, क्या उस समय विश्व में चल रहा था। तो देखिए, सबसे पहले अपन थोड़ा पीछे चलते हैं तो देखते हैं कि 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रों के बीच में वापस से किसी प्रकार का ऐसा कोई युद्ध नहीं हो और उनके बीच में जो भी राजनीतिक, आर्थिक या समस्याएं हैं सीमाओं को लेकर कैसी भी, उनको छोटे छोटे बातचीत के माध्यम से या छोटे स्तर पर ही सुलझा लिया जाए, इसके लिए राष्ट्र संघ नामक एक संस्था की स्थापना की गई। लेकिन राष्ट्र संघ है वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं रहा, नहीं वो प्रभावशाली ढंग से काम कर पाया। और उसके बाद जस्ट 20 साल बाद 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, जो 1945 तक चलता है। ये जो दूसरा विश्व युद्ध है, ये दो गुटों के बीच में लड़ा गया था। उस समय विश्व है वो दो गुटों के बीच में बटा हुआ था। एक तरफ थे धुरी राष्ट्र और दूसरा जो गुट था उसका नाम था मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्रों में प्रमुखतया जो राष्ट्र थे वो थे जर्मनी है, जापान है, इटली। मित्र राष्ट्रों में जो शामिल थे वो प्रमुखतया अमेरिका है, यूएसए जिसको अपन बोलते हैं, ब्रिटेन है, यूके, यूएसएसआर, सोवियत संघ है, फ्रांस है। इस प्रकार कई प्रमुख राष्ट्र मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल थे। विश्व युद्ध के दौरान ही ये महसूस किया गया, या मित्र राष्ट्रों ने ये एक तरीके से, कि हम सामूहिक रूप से किस प्रकार से धुरी राष्ट्रों का सामना कर सकते हैं, या जब कभी भी विश्व युद्ध की समाप्ति हो तो विश्व के मंच पर एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो इन राष्ट्रों की समस्याओं को सुलझा सके। लेकिन वो संगठन इतना प्रभावशाली भी होना चाहिए और उसका अपना एक अलग चार्टर है या फिर संविधान होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के जो चरण है या कैसे ये शुरू हुआ, इसका इतिहास। अटलांटिक चार्टर, अटलांटिक महासागर है, जैसे आपने नाम सुना ही है। अटलांटिक महासागर में एक युद्ध पोत पर, ये बात है 14 अगस्त 1941 की। यहाँ पर ब्रिटेन और अमेरिका के, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे चर्चिल और अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, ये वहाँ पर मिलते हैं और इन्होंने ये तय किया कि हमें युद्ध के बाद विश्व में कहीं पर भी यदि कोई विस्तारवादी नीति है तो उसको रोकना है, और साथ ही किसी प्रकार का विश्व में प्रादेशिक परिवर्तन नहीं करना है। प्रादेशिक परिवर्तन का मतलब ये था कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता, या उसकी ज़मीन या उसका जो क्षेत्र है वो हथिया नहीं सकता। हालांकि इस जो ये बैठक हुई थी, इसमें किसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन पर या उसके ऊपर किसी प्रकार की चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन ये दोनों आपस में मिलकर ये चाहते थे कि ये ऐसा कोई समूह बनाया जाए। इसीलिए इस अटलांटिक चार्टर को यूएनओ के जन्म का सूचक माना जाता है। एक शुरुआत जो अपन कह सकते हैं वो यहीं से हुई। उसके बाद यही मित्र राष्ट्र सैन फ्रांसिस्को, ये अमेरिका का एक बड़ा शहर है, वहाँ पर मिलते हैं। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जिसको अपन बोल सकते हैं। यहाँ पर जो प्रमुखतया ब्रिटेन है, अमेरिका है, साथ ही अन्य जो 26 मित्र राष्ट्र थे जो विश्व युद्ध में भाग ले रहे थे धुरी राष्ट्रों के खिलाफ, ये राष्ट्र वहाँ पर जनवरी 1942 में मिले। और यहाँ पर इन्होंने ये तय किया कि हमें मिलकर सामूहिक रूप से जो धुरी राष्ट्र है उनका सामना करना चाहिए एक संगठन के रूप में। और ये जो संगठन बनेगा, इसका जो नाम है वो संयुक्त राष्ट्र संघ होना चाहिए। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो नाम सुझाया गया था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये उस समय जो यूएसए के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, इन्होंने ये नाम बताया था कि ऐसा एक संगठन बनाया जाए जिसका नाम है वो संयुक्त राष्ट्र संगठन रखा जाए। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए जो सम्मेलन हुआ वो होता है मास्को में, सोवियत संघ का शहर
वहाँ पर यही मित्र राष्ट्र वापस मिलते हैं। ये लगभग अक्टूबर 1943 के आसपास वहाँ पर मिलकर ये तय करते हैं। विदेश मंत्री, यहाँ ये जो मित्र राष्ट्र थे, इन मित्र राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में इन्होंने ये घोषणा की कि हमें विश्व शांति और सुरक्षा के लिए एक संगठन बनाना चाहिए, और वो संगठन है, उसका स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय होना चाहिए। सभी जो प्रजातांत्रिक राष्ट्र है वो उसके सदस्य बन सके और उसमें भागीदारी ले सके। उसके बाद में ये मिलते हैं वॉशिंगटन के डम्बरटन ओक्स भवन में। एक सम्मेलन होता है जिसका नाम है डम्बरटन ओक्स भवन, या इसको डम्बरटन ओक्स सम्मेलन भी बोल सकते हैं। मित्र राष्ट्र, ये जो सम्मेलन चला वो काफ़ी लंबा चला, 2 महीने चला, अगस्त से लेके अक्टूबर तक, अगस्त 1944 से लेके अक्टूबर 1944 तक। इसमें देखिए 2 प्रमुख बातें तय हुई जो थी। एक तो ये था प्रमुखतया कि जो विश्व के लिए या विश्व स्तर पर जो संगठन बनने जा रहा है, वो संगठन है, उसका जो क्षेत्र है वो सिर्फ शांति, विश्व शांति स्थापित करने तक ही नहीं रह के उसका कार्य क्षेत्र आर्थिक और सामाजिक प्रश्नों पर भी बना दिया जाए। आर्थिक व सामाजिक प्रश्नों, यानी वो जो भी विश्व की आर्थिक समस्याएं हैं या फिर सामाजिक समस्याएं हैं उनके ऊपर भी कार्य करे, और विश्व शांति और सुरक्षा के लिए भी वो संगठन कार्य करे। साथ ही दूसरी बात कि आगे भी ऐसे कई सम्मेलन बुलाए जाए जिससे जल्दी किसी प्रकार के इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की जा सके। इसके बाद ये याल्टा नामक जगह पर, क्रीमिया जो है वहाँ पर एक शहर है याल्टा, तो इसको अपन बोल सकते हैं याल्टा सम्मेलन। यही मित्र राष्ट्र आपस में विचार विमर्श करने के लिए फरवरी 1945 में मिले। इस फरवरी 1945 में यही अमेरिका के जो राष्ट्रपति है रूजवेल्ट है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल है, और सोवियत प्रधानमंत्री है जिनका नाम स्टालिन था, इन्होंने उस सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन की भी 2 प्रमुख बातें थी। एक प्रमुख बात तो यही थी कि विश्व संगठन की स्थापना के लिए एक सम्मेलन जो है वो सैन फ्रांसिस्को नगर में बुलाया जाए, और वहाँ पर इस सम्मेलन बुलाकर प्रमुखतया इस जो संगठन है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना कर दी जाए। दूसरी प्रमुख जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि इसी सम्मेलन में जो मित्र राष्ट्र है, मित्र राष्ट्रों में भी जो 5 प्रमुख शक्तिशाली जो राष्ट्र है, चीन है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, सोवियत संघ है और फ्रांस, इनको वीटो पावर दिया जाए। इसके बारे में अपन बाद में देखेंगे वीटो पावर क्या होता है। निषेधाधिकार जिसको हिंदी में बोलते हैं, यानी एक ऐसी शक्ति जिसके दम पर एक जो देश है या एक व्यक्ति है वो अपने किसी भी प्रकार के निर्णय को रुकवा सकता है। तो इन 5 राष्ट्रों को जो वीटो पावर है वो दिया जाए। तो इस सम्मेलन की 2 प्रमुख बातें थी कि एक तो सैन फ्रांसिस्को नगर में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए एक सम्मेलन बुलाया जाए जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कैसा हो, उसके उद्देश्य क्या हो, ये निर्धारित किए जाए। साथ ही जो मित्र राष्ट्र हैं उनमें जो मतदान है वो कैसे होगा, तो उसके लिए ये जो 5 राष्ट्र है प्रमुखतया इनको वीटो पावर की शक्ति दी जाए। इसलिए फिर देखिए अप्रैल में सैन फ्रांसिस्को नगर में सम्मेलन बुलाया गया। अप्रैल 1945 में ये सम्मेलन बुलाया गया। अप्रैल 1945 में जो ये सम्मेलन शुरू हुआ ये ख़त्म होता है जून 1945। लगभग 26 जून 1945 को 50 देशों ने इस सम्मेलन में भाग लिया, और इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना को लेकर प्रमुख निर्णय किए गए, और संयुक्त राष्ट्र संघ का एक जो चार्टर था उसको स्वीकार कर लिया गया, और जो देश संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को स्वीकार कर लेंगे वो उसके सदस्य माने जाएंगे। इसी सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के समय ये 50 राष्ट्र, और बाद में हालांकि पोलैंड जो था वो उस समय शामिल नहीं हुआ था, लेकिन ये बाद में थोड़े दिन बाद भी इन्होंने इस पे साइन कर दिए, तो हस्ताक्षर कर दिए। ये सम्मेलन में प्रमुखतः 51 राष्ट्र माने गए कि इन्होंने
26 जून 1945 को इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए और संस्थापक सदस्य बन गई। ये संस्थापक सदस्य इसका बन गए संयुक्त राष्ट्र संघ के। इसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को स्वीकार कर लिया गया और ये कहा गया कि 24 अक्टूबर 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई और इस दिन औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी गई। इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है हर साल, क्योंकि 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अब अपन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के क्या उद्देश्य थे, प्रमुखतया इसके उद्देश्य क्या थे, क्यों इसकी स्थापना की गई। तो जैसा कि अपन ने देखा कि विश्व युद्ध चल रहा था, पूरा विश्व है वो विश्व युद्ध की जो समस्याएं थी, चाहे जन हानि है, धन हानि है, उससे ग्रसित था, आतंकित था। तो प्रमुखतया जो इसका मेन प्रमुख उद्देश्य था वो यही था, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना की गई थी कि विश्व के देशों के बीच में किसी प्रकार से कोई युद्ध नहीं हो और उनकी आपसी समस्याओं को सुलझा लिया जाए। दूसरा अपन देखते हैं इसका जो प्रमुख दूसरा उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय जो भी विवाद होते हैं उनका समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। विवादों का जो समाधान है वो शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए, बातचीत के माध्यम से किया जाए और बैठकर आपस में विचार विमर्श करके किया जाए। तीसरा जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये था कि राष्ट्रों के जो आत्मनिर्णय का अधिकार है, राष्ट्रों के आत्मनिर्णय का अधिकार, आत्मनिर्णय का अधिकार क्या था? आत्मनिर्णय के अधिकार को बढ़ावा दिया जाए और जो उपनिवेशवाद, उपनिवेश क्या होता है, उपनिवेशवाद क्या होता है? उपनिवेशवाद जैसा कि आप जानते ही होंगे कि एक देश द्वारा दूसरे देश के ऊपर अधिकार कर लेना, उसकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से उसके ऊपर अधिकार कर लेना और एक तरीके से उसके ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेना। तो जो ये उपनिवेशवाद उस समय था विश्व में, इसकी प्रक्रिया जो थी उसकी विघटन को बढ़ावा देना या उसकी प्रक्रिया को गति देना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य था। आत्मनिर्णय, जिन जिन राष्ट्रों के ऊपर दूसरे राष्ट्रों का अधिकार था, वो स्वतंत्र नहीं थे, तो उनकी जो स्वतंत्र होने की प्रक्रिया थी उसको बढ़ावा देना, या जो स्वतंत्र होने के लिए किसी भी प्रकार का आंदोलन कर रहे थे उसमें सहयोग करना या उसको बढ़ावा देना। इसके अलावा विश्व स्तर पर जितनी भी सामाजिक, आर्थिक या फिर अपन बोल सकते हैं कि सांस्कृतिक या कोई मानवीय समस्या हो तो उसमें विश्व स्तर पर आपस में देश मिलकर उसका समाधान करे और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करे। इस तरीके से ये प्रमुखतया, हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का जो प्रमुख उद्देश्य था वो यही था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखा जाए और आपस में विवाद है उनका समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए, राष्ट्रों के आत्मनिर्णय का अधिकार को बढ़ावा दिया जाए, उपनिवेशवाद जो उस समय सबसे प्रमुख समस्या थी उसके विघटन को बढ़ावा दिया जाए, गति प्रदान की जाए उसको, विश्व की जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या मानवीय जो भी समस्याएं हैं उनमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन दिया जाए, विश्व के जो देश है वो आपस में मिलकर उन समस्याओं का समाधान करें। अब देखिए अपन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत, संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत क्या थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य हैं वो कौन कौन हो सकते हैं, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन कौन भाग ले सकते हैं, या संयुक्त राष्ट्र संघ है वो किन जो देश हैं उनको अपनी सदस्यता दे सकता है। तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए सभी जो सदस्य होंगे वो समान होंगे, सभी सदस्य चाहे वो छोटा राष्ट्र है या बड़ा राष्ट्र है, सभी सदस्य समान होंगे। दूसरा, जो भी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर स्वीकार किया गया था उस चार्टर में उल्लेखित बातों का सम्मान करेगा, उनके अनुसार आचरण करेगा, वह राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या बन सकता है, सदस्य बन सकता है। उसको संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार जो भी बातें हैं वो ईमानदारी से उसका पालन करना होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी सदस्य हैं वो अंतर्राष्ट्रीय जो भी झगड़े होंगे उनका निपटारा या विवादों का जो निपटारा है
को शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से और शांतिपूर्ण साधनों से ही करेंगे। किसी प्रकार का युद्ध नहीं करेंगे या लड़ाई नहीं करेंगे। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य होंगे वो यूएनओ के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करेंगे। यूएनओ के प्रतिकूल यानी उसके संविधान में जो जो बातें निहित है उसका पालन करेंगे, उसके प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करेंगे। जैसे कि कोई राष्ट्र न किसी दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करेगा, न आक्रमण करने की धमकी देगा। अगला जो इसका सिद्धांत था वो ये था कि संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के विरुद्ध यदि कोई कार्य करता है तो उस देश की न तो संयुक्त राष्ट्र संघ सहायता करेगा और साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ यदि चाहे तो उसकी सदस्यता से उसको वंचित भी कर सकेगा और निकाल सकेगा। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी देश के घरेलू मामलों में उसकी कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। हस्तक्षेप है वो नहीं करेगा।